नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको श्रीमती माधवी अवस्थी जी से मिलवाने वाले हैं। माधवी अवस्थी रुद्रपुर शहर की एक जानी मानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाती हैं और शहर का प्रतिष्ठित नाम है। एक डॉक्टर होना और उसमें भी साइकोलॉजिस्ट होना एक चैलेंजिंग काम है। दूसरों की बातें सुनना, उनको हल निकालना, उनकी ज़िंदगी की समस्याओं को सुलझाना वास्तव में जिम्मेदारी का काम है। माधवी जी, आपको नमस्कार। नमस्कार गुरविंदर जी। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? शुरुआती शिक्षा आपकी कहाँ से हुई और आपने ये साइकोलॉजिस्ट बनना ही क्यों चुना? गुरविंदर जी, बिलोंग भी पंतनगर को ही करती हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा और मेरी पूरी 10th 12th कंप्लीट मैंने पंतनगर से ही किया। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं बाहर गई। आगे की शिक्षा मेरी कानपुर से, फिर रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में मुरादाबाद से, और एमफिल की शिक्षा मेरी भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से हुई। और मैं एक ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहती थी हमेशा जिसमें कि लोगों की मैं सेवा कर पाऊँ, उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो। और वहीं से एक अंदर बचपन से ही मैं फील किया करती थी कि मैं लोगों को समझना, उनके व्यवहारों को समझना, उनकी बातों को, उनके व्यवहार क्यों हो रहे हैं, इस पर बहुत एक गहन तरीके से विचार करना। उन सारी चीज़ों को देखते हुए जब मैंने ग्रेजुएशन में अपने विषय को पढ़ा तो मुझे इसमें एक आनंद तो आया ही, और मुझे लगा कि ये एक बेहतर तरीका हो सकता है इसको अपना उद्देश्य बनाने का, कि मैं साइकोलॉजी की शिक्षा को ही आगे कंटिन्यू करूँ। उस दौरान भी मैं जवाहर एक मानसिक आरोग्य केंद्र था कानपुर में, मैं वहाँ जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर जाया करती थी। और वहाँ जो कुछ ऐसे बच्चे होते थे, विशेष बच्चे हैं, कुछ ऐसे लोग होते थे जो बहुत सारी परेशानियों से ग्रस्त थे, उनके माता पिता और उन बच्चों से उस दौरान भी सिर्फ बात किया करती थी। और ये एक मेरा पूरा सफ़र रहा मनोविज्ञान विषय के साथ। मैं थोड़ा सा इसमें अगर पूछना चाहूँ टेक्निकली, तो मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं और आपके पास कौन सी शाखा है? आप किस फील्ड की स्पेशल हैं, डॉक्टर हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्सर जिस समय पे हमारा जो समय था, जिस समय हम काम पढ़ रहे थे, और उस समय मनोविज्ञान की बहुत ज़्यादा शाखाएँ तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन उस समय इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी और एब्नॉर्मल साइकोलॉजी हुआ करती थी। क्लिनिकल साइकोलॉजी भी काफ़ी समय पूर्व आ गया था, लेकिन जिस समय हमारी शिक्षा हुई वो उस समय उतना एक पॉपुलर नहीं हुआ था जितना आज हो गया है। लोग अधिकतर सोशल साइकोलॉजी विषय को ही चुनाव करते थे। साइकोलॉजी अपने आप में एक अपवाद वाला विषय रहा है। इसके साथ बहुत अच्छे जो डायलॉग समाज से आते थे वो नहीं आते थे। अक्सर साइकोलॉजी पढ़ने वाले और साइकोलॉजी विषय को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ थीं, कुछ आज भी हैं, लेकिन तब ज़्यादा हुआ करती थी। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था इस विषय में, इसकी शाखाओं को का चयन करते हुए। तो अक्सर लोग चाइल्ड साइकोलॉजी को बहुत एक अच्छा विषय माना, शाखा माना करते थे, और सोशल साइकोलॉजी जिसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा शाखा हुआ करती थी। मेरा जो एक शाखा है वो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल जिसमें कि आप अपने इंडस्ट्री में किस तरीके की साइकोलॉजी वर्क करती है, वहाँ के वर्कर्स, वहाँ का मैनेजमेंट, किस तरीके की उनकी साइकोलॉजिकल पृष्ठभूमि होती है और वो किस तरीके का व्यवहार करते हैं। अगर एक मज़दूर हड़ताल करता है तो उसके पीछे उसकी क्या मंशा है, अगर एक भीड़ इकट्ठी कर होती है तो उसके पीछे उसकी क्या मंशा होती है। तो वहाँ पर भीड़ का मनोविज्ञान, आपका हड़ताल का मनोविज्ञान, आपके मैनेजमेंट में जो एक अक्सर कहा जाता है कि मज़दूर और जो मालिक है उसके बीच में एक गहरी खाई है, उन सब का अपना अपना मन की स्थितियाँ हैं जिसकी वजह से ये खाई है। उसका मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में गहन अध्ययन किया, उसमें मेरा एक डिसर्टेशन वर्क भी रहा। उसके बाद उसके साथ-साथ मैंने एब्नॉर्मल साइकोलॉजी जो कि डिसऑर्डर्स पर ही आपको शिक्षा देती है, पोस्ट ग्रेजुएशन में ही वो ऑप्ट कर लिया था। और एमफिल के दौरान मैंने इसको और स्पेशलाइज़्ड किया, क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी कि नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान में हम डिसऑर्डर्स पर बात करते हैं। अक्सर लोग नैदानिक मनोविज्ञान को, वैज्ञानिक को क्लेस काउंसलर भी मान बैठते हैं। एक्चुअल में नैदानिक मनोवैज्ञानिक काउंसलर
काउंसलिंग करता है, बट वो काउंसलर से कभी काफ़ी उसका जो एक ज्ञान होता है और उसका जो पृष्ठभूमि होती है वो काफ़ी अलग होती है। तो मेरी जो पूरी पृष्ठभूमि रही वो इंडस्ट्रियल, एबनॉर्मल और क्लिनिकल साइकोलॉजी की रही। इंडस्ट्रियल, एबनॉर्मल और क्लिनिकल साइकोलॉजी। अच्छा, जैसे अभी आपने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की बात की, तो क्या ये मनोविज्ञान का विषय है? क्या ये आपको नहीं लगता कि आर्थिक विषय ज़्यादा है मनोविज्ञान से, या मनोविज्ञान अब हर क्षेत्र में आ गया है क्योंकि हम एक ऐसे समय दौर से गुजर रहे हैं कि स्ट्रेस हमारे लाइफ में आम है? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के बारे में किस रूप में देखती हैं आप? जी, एक्चुअली जो इंडस्ट्रियल में साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी सब जगह है, बच्चों में, बड़ों में, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक मालिक के रूप में, एक मजदूर के रूप में, समाज के हर एक व्यक्ति, जो भी प्राणी है, उसकी एक मानसिक स्थिति है, मनः स्थिति है। उसकी जो मनः स्थिति है वही साइकोलॉजी है। तो एक मन एक हर प्राणी के अंदर है। तो जो इंडस्ट्री है उसमें अर्थ यानी कि धन को कमाने और धन को बांटने के बीच में जो डिफरेंस है उसको वो किसी न किसी सोच के द्वारा ही होता है। अगर वो सोच ज़्यादा लाभ कमाने की है, अगर वो सोच किसी का शोषण करने के लिए है, अगर उस सोच में आप दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं रखते, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं रखते, आपको ये इस बात का नहीं पता होता कि अगर आप किसी का हिस्सा मार रहे हैं या किसी का शोषण कर रहे हैं तो ये एक गलत तरीका है। तो वहाँ से जो एक इंडस्ट्रियल का एरिया है, जहाँ अर्थ है, जहाँ धन है, उसका बंटवारा उसी दृष्टिकोण से और उसी मनः स्थिति के द्वारा किया जाता है। बहुत बढ़िया आपने बात कही। तो इसलिए इंडस्ट्रियल में साइकोलॉजी, हर एरिया में साइकोलॉजी आज नहीं रहा है। साइकोलॉजी एक जन्म के होने से पूर्व से एक हर प्राणी के अंदर मौजूद एक एलिमेंट के रूप में मौजूद होता है, और हम उसको जगह और उसकी समझ हमारे अंदर समय समय पर कभी विकसित होती है, कभी काफी विकसित होती है और कभी नहीं विकसित होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में और आ रहा है, जैसे साइकोलॉजी की बात करें तो पहला सवाल तो यह है कि क्या साइकोलॉजी हर व्यक्ति को थोड़ी बहुत पढ़नी चाहिए? क्या उसको एक साइकोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी, एक आम इंसान को? देखिए, साइकोलॉजी पढ़ना और साइकोलॉजी की जानकारी होना ये दो अलग अलग विषय हैं। हम शिक्षा, अगर हम कहें कि एक इंजीनियर है या कोई एक व्यक्ति एमबीए कर रहा है, तो ऑलरेडी उनकी विषय में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली साइकोलॉजी को उस चैप्टर के रूप में, किसी विषय के रूप में शामिल किया ही जाता है। अगर एक व्यक्ति मेडिकल पढ़ता है, वहाँ भी साइकोलॉजी है। अगर एमबीए करने जो बच्चे जाते हैं, उनके भी कुछ पेपर्स जहाँ ह्यूमन रिसोर्स है, वहाँ पर उन्हें क्योंकि वो अगर किसी क्लाइंट से बात करेंगे, किसी एक टीम मेंबर से बात करेंगे, अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को नहीं समझेंगे, तो वो कैसे आगे अपनी चीज़ों को बखूबी एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो साइकोलॉजी का आप विषय पढ़ें या ना पढ़ें, बट अपनी मनः स्थिति, दूसरे की मनः स्थिति, उसके प्रति संवैधानिक रूप से आप एक ज़रूर संवेदनशील रहें, और उसके लिए आप गहन अध्ययन करें या ना करें, लेकिन उसको जगह ज़रूर दें। अध्ययन करने के बाद भी जगह ना देना, ये बात कॉमन है। हम किसी भी चीज़ का अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन अगर हम क्या वाकई में एक संवेदात्मक रूप से उस चीज़ से कनेक्ट हो पाते हैं, अक्सर ये नहीं देखा जाता। तो हम पढ़ें, अध्ययन करें या ना करें, बट हम उसके साथ कनेक्ट जरूर रहें, उसे अपनी समझ में जरूर विकसित करें। खुद को समझकर दूसरों को समझना, या एम्पैथेटिकली भी, सिंपैथेटिकली, मानवीय दृष्टिकोण भी पैदा करता है ये। यस, बिल्कुल करता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपको अगर किसी बात से बुरा लगता है, तो आपके द्वारा करी हुई किसी व्यवहार या किसी बात से दूसरे को कितना बुरा लगता है, अगर ये गुण एक हर इंसान में डेवलप हो जाए, तो मुझे लगता है कि आपस के जो मतभेद हैं, मनभेद हैं, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। अगर मतभेद रहेंगे भी, लेकिन मनभेद में फ़र्क पड़ेगा, ये हमारी आपसी समझ को विकसित करेगा, हमारे समाज में एक स्वस्थ जीवन शैली को एक परिवर्तन लाएगा, बहुत उनकी सोच में, समझ में, तरीकों में। साधारण व्यक्ति अगर साइकोलॉजी ज़्यादा पढ़ ले तो क्या वो समाज के लिए खतरनाक हो सकता है?
अगर वो सही यूज नहीं करता? मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और आई थिंक कि मैं अपने समाज में किसी भी तरीके से खतरनाक नहीं हूँ और मुझसे किसी को खतरा नहीं है। और मैंने काफ़ी लंबे समय साइकोलॉजी विषय का जी। अध्ययन किया है और जो भी साइकोलॉजी विषय के लिए कुछ भ्रांतियाँ थीं, कुछ मिथ थे, उन सबको मैंने ब्रेक किया है। तो ना तो मैं खतरनाक बनी और ना ही मैं लोगों के साथ मेरा जुड़ाव कम हुआ और मेरा सबके साथ बहुत प्रेम रहा। तो मैं एक साक्षात उदाहरण हूँ कि साइकोलॉजी विषय को जी। पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होता। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं समाज का। मैंने आपकी बात नहीं की, एक आम इंसान की बात की थी। नेक्स्ट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या कोई एग्जाम्पल शेयर करना चाहेंगी कि आपको लगे कि शेयर करना चाहिए? अभी साइकोलॉजी कहाँ काम करती है? कोई दबे हुए अवचेतन मन के डर कहाँ जाकर निकलते हैं? कुछ ऐसा एग्जाम्पल आपको याद हो अगर? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अपनी ही जीवन में बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिसमें को उनसे बाहर निकलने में, उनसे उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने में साइकोलॉजी आपको मदद करती है। आपको का गुस्सा कितना आता है, उस गुस्से में आप रिएक्शन क्या देते हैं, आप किसी को कितना स्पष्ट रूप से क्या बोल देते हैं। आपके साथ जीवन में अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको कैसे रिएक्ट करना है। किसी ने आपकी बात नहीं मानी, तो आपको कैसे खुद को नहीं सँभालना है, दूसरे को भी समझना है। तो आपको कोई मनचाही चीज़ नहीं दे रहा, आपके अकॉर्डिंग कोई मनचाहा व्यवहार नहीं कर रहा, तो हम सब लोग एक-दूसरे को नियंत्रण करने में ज़्यादा समय लगाते हैं। तो जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना ही व्यक्तिगत उदाहरण लूँ, तो समय-समय पर जैसे मैंने बताया कि 10th के बाद कुछ अस्वस्थ होने के उपरांत मैं अपना वो विषय मैं बायोलॉजी के साथ मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी। मुझे वो नहीं मिली, तो मुझे कैसे टर्निंग पॉइंट लेना था, उसकी समझ तब तो मैं मनोविज्ञान भी नहीं पढ़ती थी। मैं बहुत समय तक एक कुंठा की व्यवस्था में रही और एक इस अफ़सोस के साथ अपने जीवन को चला रही थी कि हाँ, मेरा वो फ़ील्ड नहीं रहा जो मैं लेना चाहती थी। उसके बाद धीरे-धीरे जब मैंने अपने विषय को समझा, तो मुझे अपनी ही कुंठाओं से बाहर निकलने का एक अच्छा अवसर मिला, समझ मिली और उस समझ के साथ ये भी कई बार आप दोषारोपण करते हैं। दोषारोपण आज के समय में पहले भी बहुत आम था। बच्चे पेरेंट्स को दोष देते थे, लोग समाज को दोष देते हैं, देते हैं, अभी भी देते हैं। अपने साथी को जी। दोष देते हैं। मुझे लगा कि इस विषय को पढ़कर मेरे अंदर से जो दोष देने की पूरी एक आदत थी, मुझे शायद ये विषय उससे बहुत ऊँचा उठा ले गया और कॉग्निटिवली सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड से मुझे दोष देने वाली प्रवृत्ति की मुझे कहीं जगह नहीं मिली और जिसने मुझे मेरे स्वरूप को, मेरे स्वास्थ्य को, मेरी सोच को, मेरी सक्सेस को, मेरी लोगों के साथ जुड़ने के तरीके को, सबको पूरा एक डायरेक्शन दे दिया। तो व्यक्तिगत उदाहरण मुझे अपना ही सबसे ज़्यादा लगता है कि बहुत सारे मेरे जीवन के ऐसे पड़ाव रहे जिसमें मैं समय-समय पर अपने आप को बहुत पीछे, कभी अपने आप को शायद अवहेलना वाला, कभी अपने आप को शायद मुझे वो नहीं मिल रहा है जो मैं करना चाहती हूँ। उन सब की एक बहुत परिपक्व मैच्योर अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी विषय के साथ मुझे मिली।